नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। किसी भी साम्राज्य का पतन उसकी सेना के पतन से सीधा जुड़ा होता है। सेना का पतन यानी साम्राज्य का पतन। इस दुनिया में एक छोटा सा मुल्क है, और सीधा कहें तो छोटा सा साम्राज्य है, जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है, जिसके मुखिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में उसे युद्ध अपराधी घोषित किया गया है। उस साम्राज्य का आज तक, छोटा सा साम्राज्य है लेकिन औरा बड़ा है, आज तक कोई बाल बांका नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा साम्राज्य संरक्षक के रूप में खड़ा रहा है। मैं इजराइल और अमेरिका की बात कर रहा हूं। इजराइल वो पिद्दी सा देश है जिसने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा है, और उसके पीछे खड़ा जो दूसरा साम्राज्य है वह भी किसी खुराफाती या शैतानी प्रवृत्ति वाला ही है, वो अमेरिका है। और पूरी दुनिया मानती है, अमेरिका के दोस्त भी ये बात मानते हैं। अमेरिका के स्वभाव को कोई नकारता। फिर एक बार जंग में है, और लगातार आप 28 दिन से हमारे साथ एक एक अपडेट देख रहे हैं। क्या उस पिद्दी से साम्राज्य का पतन होने वाला है? और अगर इस साम्राज्य का पतन हुआ, कई बार लोग कहते हैं ना कि बड़े साम्राज्य का पतन होता है तो छोटे साम्राज्य अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम समझेंगे कि इस पिद्दी का अगर पतन हुआ तो बड़े साम्राज्य के भी पांव उखड़ जाएंगे, पक्का उखड़ जाएंगे, क्योंकि इस पिद्दी को पाल करके ही इसलिए रखा था कि वो पूरी दुनिया में ऐसी जगह पर बैठा रहे जहां से उस बड़े साम्राज्य के हितों को साधा जा सके। ब्लैकमेलिंग, धमकी, थ्रेटनिंग, सब कुछ एक साथ कर पाए। अब सीधा मैं आता हूं खबर पर। नेतन्याहू का सेनापति कौन? आईडीएफ चीफ। आईडीएफ यानी सीधा अगर उसको कहें तो इजराइल की सेना। वैसे भी है इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इजराइल की सेना, आर्मी। अगर सेना का प्रमुख, सेनापति ये कहे कि हमारी सेना पतन के कगार पर है, इससे बड़ा वक्तव्य और कुछ नहीं हो सकता है। और वो भी युद्ध काल में कह रहा है, युद्ध काल में कह रहा है कि हमारी सेना पतन के कगार पर है। और कहां बोल रहा है वो? मंत्रियों के सामने बोल रहा है, सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में बोल रहा है मंत्रियों के सामने कि हमारी सेना का कभी भी पतन हो सकता है। यही इस युद्ध में सबसे निर्णायक पल है मुझे लगता है। और स्थिति आप अगर इजराइल की और बेहतर समझना चाहते हैं तो एक हम आपको क्लिप दिखाएंगे, एक मेयर की। कैमरे पर फट पड़ा है, अपनी ही सरकार पर, नेतन्याहू पर फट पड़ा है कैमरे पर, अपनी बिटिया की उम्र बताते हुए कि 2 साल 2.5 साल की मेरी बच्ची है, चीख रहा है। ये इजराइल के भीतर की हालत है। ये जो मिलिट्री सेंसरशिप जैसा माहौल पैदा करके जो दुनिया से ढका जा रहा है, छिपाया जा रहा है, ये तस्वीर उससे अलग है। और ईरान, ईरान की हर तस्वीर सार्वजनिक है। हमने आपको दिखाया था इस कार्यक्रम के भी आखिर में, आप लगा दीजिएगा कंट्रोल रूम, वो 3 साल की बच्ची जो डेली रात में जब ईरान में लोग, हजारों लोग सड़कों पर उतरते हैं, तो तस्वीर आई 3 साल की बच्ची हजारों ईरानियों को लीड कर रही थी और इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। वो महिला का क्लिप लगा दीजिएगा जो बंदूक लेके खड़ी है और कह रही है, आओ नेतन्याहू, तुम्हारे लिए एक शॉट ही बहुत है, मैं अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको अपने इस ईरान के लिए लेके उतर जाऊंगी। वो ईरान है और ये इजराइल है। युद्ध का फैसला जज्बे से होता है, जज्बे से। हथियार तो वैसे भी तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। लाइए जरा हेडलाइंस दिखाइए, फिर चलेंगे दो हिस्सों में। मेयर वाले हिस्से पे बाद में चलेंगे, पहले जो आईडीएफ चीफ ने कहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ स्टाफ वार्न्स द आईडीएफ इज कोलैप्सिंग इन ऑन इटसेल्फ। आगे देखिए,
इजराइल नेशनल न्यूज, इजराइल की ही न्यूज है वहीं के। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ग्रिम वार्निंग, द मिलिट्री इज गोइंग टू कोलैप्स। उसके बाद देखिए जे फीड, आईडीएफ चीफ वार्न्स कैबिनेट, द मिलिट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स मतलब पतन के कगार पर। आगे चलिए जरा, बड़ी बड़ी हेडलाइन दिखा दीजिए, छोटे में हमको जब पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो दर्शकों को भी होगी। ये जे फीड की बड़ी हेडलाइन देखिए, आईडीएफ चीफ वार्न्स कैबिनेट, आईडीएफ चीफ ने कैबिनेट को चेतावनी दी, द मिलिट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, फौज सेना पतन के कगार पर है। आगे चलिए अगली हेडलाइन लाइए, द टाइम्स ऑफ इजराइल, जमीर वार्न्स, ये जमीर आईडीएफ चीफ का नाम है, जमीर वार्न्स आईडीएफ will collapse in on itself amid manpower shortage report। ये कोलैप्स की वजह भी बताई उन्होंने। एक तो सैनिकों की कमी है, सबसे प्राथमिक रूप से सैनिकों की कमी है, लेकिन सिर्फ सैनिकों की कमी ही वजह नहीं है, इसमें कई मल्टी फ्रंट वॉर जो है, कई चीजें हैं, आगे वो चर्चा में आएंगी, सब शुरू में नहीं अभी वो करेंगे। चलिए आगे बढ़िए, ये जेरूसलम पोस्ट की हेडलाइन देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ जमीर वाल्स आईडीएफ विल कोलैप्स ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर, रेजेज 10 रेड फ्लैग्स। आगे चलिए जरा, आगे आइए। अब हिंदी में अपनी सहूलियत के लिए मैं हिंदी वाला पार्ट ले आया। इजरायली सेना पर संकट, सैनिकों की कमी से कमजोर पड़ सकती है आईडीएफ। हालांकि शब्द बहुत कमजोर लिखा है, जो कमजोर पड़ सकती है बहुत कमजोर शब्द लिखा है, वो कोलैप्स का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर। चीफ ने जताई चिंता, जरा भीतर चलिए खबर के, खबर वहीं के हवाले से है, इजराइल टाइम्स के, टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से लाइए भैया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मंत्रियों से कहा कि मैं आपके सामने 10 खतरे उठा रहा हूं। उन्होंने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून, आरक्षित सेवा कानून और सैन्य सेवा के विस्तार सहित तमाम उपायों की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। जमीर ने कहा आईडीएफ को अब एक अनिवार्य सैन्य सेवा कानून, एक आरक्षित सेवा कानून और सेवा को बढ़ाने के लिए एक कानून की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके बिना सेना को जल्द ही नियमित अभियानों को अंजाम देने और संचालन बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। अब भैया इसको हटा दीजिए, हेमंत भाई के पास चले हैं। हेमंत भाई, ये मतलब अद्भुत अजीब सा लगता है, 27 दिन से बहस रहे हैं। बहसने वाला शब्द पता नहीं हरियाणा में लोग समझते नहीं, हमारे कहते हैं बहुत बहसू आदमी है, खाली इसको कहो बहसता रहे। 27 दिन से बहस रहे हैं बहसू दोनों। ईरान तबाह, ईरान में तो रोज मुझे लगता है रोज सड़क पर, आज की तारीख जब से युद्ध चल रहा है ना, ईरान की सड़कों पर रोज ईद है। ईद धार्मिक रूप से तमाम अलग वजह होती हैं, लेकिन क्या होता है ईद में, सब सड़कों पर जश्न होता है, उत्साह होता है। वो जश्न उत्साह रोज ईरान की सड़कों पर इस तबाही के बीच में। और यहां देखिए उधर, इसकी तुलना के लिए मैं खाली आपको बता दूं, कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी, अमेरिका में पता है क्या कंडीशन है, पहली बार गंजेड़ियों को परमिशन मिल रही है कि आर्मी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो वहां पर मारिजुआना का इस्तेमाल पर तुरंत ही जैसे आता था तुरंत आउट कर दिया जाता था। छूट दी गई है कि अब जो गांजा वोजा पीते हो आ जाओ, कोई बात नहीं, तुम ही आओ यार सेना में लड़ो। 32 साल उम्र थी, 42 साल कर दी गई है कि अच्छा बूढ़े हो गए, बेटा नहीं तैयार है, चलो पिताजी तुम ही आ जाओ सेना में। ये अमेरिका की हालत है, अमेरिका की हालत। आईडीएफ की हालत, हमें आईडीएफ का अंदाजा नहीं था कि इसकी भी हालत ये होगी। आईडीएफ की हालत, क्राइसिस, वॉर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, थकान है और कोलैप्स के कगार पर है। इस युद्ध में क्या अब सिर्फ और सिर्फ बचने का एक ही उपाय है, ईरान के सामने घुटने टेकना। और मैं तो इस बयान को सरेंडर मानता हूं और लिख रहा हूं सरेंडर में, कि ये बयान देना युद्ध काल में, हेमंत भाई युद्ध काल में क्या सरेंडर नहीं है? आप बताओ, सरेंडर नहीं है तो मैं हटा दूं सब, युद्ध काल में बोल। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए ऐसे दौर के अंदर जब देश युद्ध के अंदर है और एक्टिवली एक एक नहीं कई कई फ्रंट एक्टिव है, उधर लेबनान का फ्रंट पूरा एक्टिव है, इधर ईरान का एक्टिव है, और उस युद्ध के 28वें दिन आर्मी चीफ का एक है, आपने शब्द हल्का प्रयोग किया कि पतन, कोलैप्स का मतलब पतन नहीं है, सेना के मामले में ये ध्वस्त आएगा। दिस इज व्हाट यू कॉल ध्वस्त, कि हमारी सेना, ध्वस्त इज द राइट वर्ड,
हमारी सेना अपने ही कारणों से ध्वस्त होने के कगार पर है। ये उसने भरी कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जैसे हमारे यहाँ होती है वैसी मीटिंग के अंदर, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सारे लोग थे, उसके अंदर बाकायदा ये कहा। और आशीष भाई, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं, ये सच है, ये हकीकत है। आपने जो एक दूसरी बात छेड़ दी, पहले उसका जवाब दे। आज जिस परिस्थिति में अमेरिका और इजराइल फंस गए ना ईरान में, वहां कोई सामान्य बुद्धि का आदमी उस लड़ाई में सैनिक जाना भी नहीं चाहेगा, तो गंजेड़ी ही चाहिए वहां पे। तो उन्होंने ठीक किया ही। कोई सामान्य बुद्धि का आदमी मरने के लिए क्यों जाएगा? पता है कि भाई साहब आप कितने लोग भेजोगे? अभी तक जो ट्रंप का खेल है वो 10,000 के आसपास का है। उन भाइयों के पास 10 लाख तैयार है, ताजा भर्ती शुरू हो गई है और पूरे देश में भयंकर जोश है, जबरदस्त भर्ती चल रही है। ठीक, यहां क्या है कि जो सैनिक प्रतिष्ठान है आपका, आईडीएफ तो ये कह रही कि हमारा तो खुद ही ध्वस्त होने वाला है, वी आर अबाउट टू कोलैप्स। और अमेरिका को ये समझ में नहीं आ रहा कि भेजे कि ना भेजे। पहले कहते हैं 5 दिन का युद्ध विराम, फिर कहते हैं 10 दिन का युद्ध विराम, फिर कहते हैं 5,000 भेज दिए, अब कहते हैं 5,000 और भेजेंगे। 10,000 बनाम 10 लाख आपके एरिए में आकर के अगर मैं लड़ूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? ये तो कुछ मुझे बताने की, आपको समझने की जरूरत नहीं, पता लगेगा। 10,000 बनाम 10 लाख, वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं ईरान वाले, आप अपनी पसंद की लड़ाई लड़ रहे हो, आप अपनी पसंद से कूदे उस लड़ाई में, किसी ने आपको वो नहीं किया। अब आप इसके टेक्निकल तथ्यों पे आइए। एज ए डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट जो मेरा बताना जरूरी है, पिछले 900 दिनों से लगातार इजराइल की सेनाएं आईडीएफ युद्ध के अंदर, और कब से? 7 अक्टूबर 2023 आपको ध्यान होगा जब हमास ने उनके ऊपर अटैक किया था, तब से लेकर के 900 दिन हो गए। और आज की तारीख में स्थिति यह है आशीष भाई कि जो कॉम्बैट ट्रूप होते हैं ना, जो लड़ने वाले, एक तो होता है बैकअप स्टाफ और एक होता है कॉम्बैट जो आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। इजराइल की सेना का जो कुल नफरी है, कुल इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, छोटा देश है, 1,69,000 है, ठीक, सेक्शन स्ट्रेंथ और रैंक्स, उसमें 12,000 कॉम्बैट फाइटर्स की आज की तारीख में कमी है, एक। फिर आपको पता है कि वहां के अंदर क्या है, इजराइल छोटे देशों के अंदर, तमाम यूरोप में भी है, वहां मिलिट्री सर्विस कंपलसरी है हर एक स्वस्थ आदमी के लिए एक पर्टिकुलर एज तक। तो क्या होता है कि जब रेगुलर छुट्टी पे जाते हैं तो उनको कौन रिप्लेस करता है? जो वो दूसरे वाले हैं, जो मिलिट्री सर्विस वाले हैं। तो वो एक्टिव फाइटिंग के अंदर बहुत ज्यादा, वैसे रूटीन में काम दे सकते हैं, एक्टिव फाइटिंग के अंदर क्योंकि वो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं होती उनकी कॉम्बैट की, तो उनकी एक परेशानी लगातार ये है। दूसरा, आप सोचिए डेली आप क्या करते हो? रोज जाकर के लेबनान में घुस के मार आते हो, ठीक, वहां पे फिर सेटलमेंट्स बनते हैं, उस सेटलमेंट के अंदर भी सुरक्षा की जरूरत है, वो आपके पास है ही नहीं। इसलिए जो आईडीएफ का चीफ है, जो अपना जमीर, उसने सरेआम चेतावनी दी कि साहब हमारी सेना कोलैप्स होने की स्थिति में है। और उसने फिर जो बातें कही वो और भी महत्वपूर्ण है। उसने कहा मैं 10 खतरे दे रहा हूं जो आपको मैंने पहले भी बताए हैं, अर्लियर, बिफोर दिस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अनिवार्य सेना सेवा, आरक्षित सैनिकों और विस्तारित सेवाओं पर नए कानूनों की तत्काल आवश्यकता है। अब ये कानून क्या है? नेतन्याहू को पहले आर्मी चीफ ने ये सारी चीजें करके ये सारे के सारे कानून मूव किए थे वहां की संसद में। चुनाव का साल है, कोई भी अलोकप्रिय फैसला लेने से पहले, क्योंकि सारा खेल तो चुनाव का ही, अक्टूबर में चुनाव है, 27 अक्टूबर से पहले, तो ये सारे जैसे ही प्रेजेंट किए, अपोजिशन ने सारा इस पे एक्टिवली विरोध कर दिया और ये सारे के सारे उठा के शेल्व कर दिए गए। तो ऐसा नहीं था कि नेतन्याहू को नहीं पता था या आईडी, उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन इन परिस्थितियों में उन कानूनों को रिवाइज नहीं किया जा सकता। अब फंस गया। आपने क्या कहा कि या तो वहां से युद्ध छोड़ के भागो, युद्ध, उसकी भाई की सनक क्या है कि किसी भी सूरत में मुझे चुनाव जीतना है, सत्ता में चाहिए, सत्ता के बिना नेतन्याहू एक पल भी नहीं रह सकता, सीधा जेल जाएगा, सीधा। अभी आप उसको प्रधानमंत्री पद से हटा दो, सीधा जेल जाएगा। इतने मुकदमे उसके ऊपर इजराइल के अंदर है, भ्रष्टाचार से लेकर तमाम चीजों। इसलिए उसका कुर्सी पर, वो भी उसकी धर्मपत्नी भी, दोनों पे एक्टिव केसेस। अब वो क्या करे? उसके पास सत्ता में कायम रहने का केवल एक तरीका है, इस युद्ध को लंबा खींचे और इस युद्ध के अंदर अमेरिका एक्टिवली इन्वॉल्व रहे। उधर से देखिए आप, अमेरिका के खुद के कुत्ते फैले, वो क्या करें? उनके सैनिक, आप सोचिए 13 बेसिस है, एक्टिव बेसिस मिडिल ईस्ट के अंदर, 13 के 13 डायरेक्ट हिट किए हैं ईरान ने, 13 के 13। और ये मैं और आशीष चित्रांशी नहीं कह रहे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, परसों दिखाई दी थी, ऑल 30। और उसके बाद क्या हुआ? जो छोटे मोटे वहां पर लोग हैं, जो अपने वो देखने वाले डे टू डे, उन बेसिस पे केवल वो कर्मचारी तैनात है, और जो एक्टिव सैनिक हैं वो सारे कहां है आपको पता है?
सारे के सारे होटलों में रुके हुए हैं। हम्म, अमेरिकन सैनिक इस समय होटलों में। अब जब मैं और आप बात करें उससे 10 मिनट पहले ईरान ने क्या कहा, सभी लोगों को यह बता दिया, अपने नागरिकों को, कि जहां जहां इनके नागरिक फौजी रुके हुए हैं अमेरिका के, जिन भी होटलों में पूरे मिडिल ईस्ट में, उसकी जानकारी हमें दी जाए, क्योंकि उनको हिट करना हमारा नैतिक अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी भी। अब आप सोचिए, बेसिस वैसे खाली करा दिए। दो आपके युद्ध पोत थे, जीएसएस ग्रांड कहां खड़ा है पता है आपको? इजिप्ट में खड़ा है, ठीक। और दूसरे का अब्राहम लिंकन, उसका पता ही नहीं, उसकी लोकेशन ही नहीं पता, ठीक। नहीं उसको नहीं, क्या कहा? परसों आया था। हाँ, परसों वो मूव जैसे ही किया और जैसे ही ईरान के क्षेत्र में दिखा वो, रेंज तत्काल रेंज उस में पर मिसाइल फायर किया। और रेंज में आया। रेंज में, और तत्काल मिसाइल फायर किया। ये अमेरिका की रिपोर्ट है, ये ऐसी नहीं है, हाँ, अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट। और जो है, अब्राहम लिंकन तत्काल अपना रूट बदल के फिर से भाग हाँ, गए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं। तो हम्म, अब जो आपने कहा ना कि हो क्या रहा है, आपने कहा 28वें दिन इस पूरे युद्ध का, आशीष भाई, स्वरूप बदल रहा है, पूरे का स्वरूप क्या है? जो एग्रेसिव फोर्स थी, इजराइल डिफेंस फोर्स, वो कह रही है हम ध्वस्त होने के कगार पे हैं, फ्रॉम विद इन। ईरान के कारण नहीं, खुद से ही ध्वस्त होने के कगार पे है। इसका स्वरूप बदलना इसको कहते हैं। जो अमेरिका पूरा फुनफुनाता हुआ, उछल कूद के, बिना मतलब के, बिना किसी वार ऑब्जेक्टिव के आया था, वो दुम हम्म, दबा के व्हाइट हाउस में बैठा हुआ है। हम्म, उसके जो लड़ने के लिए सैनिक भेजे थे बेसिस पे, वो होटलों में आनंद कर रहे कि नहीं कर रहे? राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं हो रही कि वो कभी 5 दिन उधारे मांगता है, कभी 10 दिन उधारे मांगता है। ना उसकी ये हिम्मत है कि वो इसराइल को कह दे, भाई साहब ये युद्ध बंद कर दो, नथिंग डूइंग। कुल मिलाकर के ना तो आप ये बता पा रहे हो कि हम अमेरिका में गए क्यों थे। कल आपने शाम को शायद उनकी ब्रीफिंग नहीं देखी, शायद हम्म, लेट नाइट में, रात को व्हाइट हाउस में, आपको पता है ना, जितने भी सिनेटर्स होते हैं उनको इंटेलिजेंस की ब्रीफिंग होती है, क्लासिफाइड। हम्म, उस क्लासिफाइड बिल्ड उसमें डेमोक्रेट्स तो खाल उतारे तो समझ में आता है, भाई विरोधी है पॉलिटिकल। रिपब्लिकन्स ने खाल उतारी, और किस बात पे उतारी? कि साहब आप पहले ये बताओ कि वहां करने क्या गए थे। जो सवाल डेमोक्रेट पूछते थे, जो मैं और आप पूछते थे, वो कल इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में रिपब्लिकन्स ने पूछे, और बाहर आके बता भी दिया कि हमने ये पूछे, खुद बताया ऑन रिकॉर्ड। और हम्म। क्या कहा कि आप $200 बिलियन किस बात के लिए मांग रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सुनाया आप हमने पहले, बाइट, हाँ, हमने वो सुनाई तो है लोग। तो अब एक आईडीएफ, देखिए दो एग्रेसर है इस पूरे केस में, एक इजराइल, एक अमेरिका। इजराइल का डिफेंस चीफ खुद कह रहा है कि हम ध्वस्त होने वाले हैं। अमेरिका के जो रूलिंग पार्टी है, उसके जो अपने सीनेटर्स हैं, वो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछ रहे हैं। फिर होगा क्या? अब इसमें तीन चीजें बचती हैं युद्ध की दृष्टि से, अगर आप देखें जो ट्रेनिंग हमने एज डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारी है। नंबर एक, आप युद्ध छोड़ के भाग जाओ। तो अमेरिका तो लगभग भागा हुआ है, आप देख रहे हो लगातार। 5 दिन पहले भागा, अब 10 दिन का और वो खुद ही घोषणा कर लेता है कि मुझे वो बना रहे थे, अपना सुप्रीम लीडर बना रहे थे, मुझे गिफ्ट दे दिया, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। सनक गया, पगला गया, उसका छोड़ दीजिए, वो छोड़ के भागा हुआ है। इजराइल छोड़ के भाग नहीं सकता, क्योंकि रहासा खत्म हो जाएगा मामला। तो वो बदहवासी में धुआंधार उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। वो और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आशीष भाई, जो यूएनएचआरसी के जितने भी वो है, सबको वायलेट कर रहे हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, ईरान के ऊपर हर जगह पे हमला हो रहा है, हर जगह पे। और आज विदेश मंत्री ने यूएन में बात भी की है कि देखिए साहब ये कर रहे हैं, ठीक। यूएन के पल्ले कुछ नहीं बचा, लेकिन वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इजराइल भागे तो मरा, और बचेगा तो मरेगा। ट्रंप दूर बैठ करके आनंद ले रहा है, लंबे समय तक वो दूर बैठ के आनंद ले नहीं सकता, क्योंकि फिर एप्स्टीन की वीडियो दिखा देगा वो। तो कुल मिलाकर के आज की तारीख में 2 कदम आगे और 5 कदम पीछे, ये तो ट्रंप की स्थिति है। और इजराइल के बारे में, अब इजराइल क्या कर रहा है? कभी तो सऊदी अरब को प्रवोक करता है, कभी यूएई को प्रवोक करता है कि अमेरिका को बोलो जल्दी से। अब ट्रंप की मजबूरी ये हो रखी है कि अगर उसके 10-20 सैनिक कहीं और मारे गए, तो उसको मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। उसके नवंबर में सीनेट का बाई इलेक्शन कह रहा हूं, सॉरी, मिड टर्म पोल है। कुल मिलाकर के दोनों जो एग्रेसर हैं, वो आज की तारीख में धर्म संकट में, छोड़ के भागे युद्ध। तो क्या बताएं कि हम क्या जीत के आए? जो कुछ आज आपको दिख रहा है, ये तो पहले दिन भी दिख रहा था आपको। तो आपका नेट अचीवमेंट क्या है? कुछ नहीं भाई। सुप्रीम लीडर से लेकर के टॉप लीडरशिप तो आपने पहले दिन मार दी थी ना। तो उसके बाद आपके पास क्लेम करने के लिए क्या है? रिजीम चेंज आप कर नहीं पाए।
और जिस तरीके से ईरान लड़ रहा है, उनको सालों तक लड़ने में भी कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको वंस फॉर ऑल इनका इलाज करना है, अमेरिकियों का, इजरायलियों का। उनको ये पता है इससे बेहतरीन मौका नहीं है। दोनों फंस गए। अगर ग्राउंड पे सैनिक उतारे, चाहे वो उसमें अरब उसमें द्वीप पे उतार दें, चाहे इधर हरमुज में उतार दें, खर्ग में उतार दें, इतने वो बिछा रखी है बारूदी सुरंगें, पैर रखने की जगह नहीं है। नंबर एक, सारे के सारे एयर डिफेंस सिस्टम टॉप ऑफ द लाइन वहां पे स्टेब्लिश कर दी इतने। हारमूज से जाओगे तो रिमोट के जरिए सारी बारूदी सुरंगें लगी हुई। तो ट्रंप कोई ना समझ नहीं है कि वो उनको नहीं भेज रहा है। अब उसको ये समझ में आया कि तुझे मरवा दिया इस जेरेड कुशनर ने और विटकॉफ ने। अब वो सीआईए की ब्रीफिंग ले रहा है, अब वो पेंटागन की ब्रीफिंग ले रहा है। लेकिन अब आशीष भाई देर हो चुकी है इनके लिए। अगर आप सही भाषा में बात करो ना, अगर मिलिट्री की भाषा में बात करो, तो मिलिट्री पैरेलल्स में इसको कहते हैं कि यूएस एंड इजराइल बोथ आर ट्रैप्ड बाय ईरान। ट्रैप में आ गए हैं दोनों, और उन दोनों को भागने की जगह नहीं मिल रही। इजराइल के पास तो फिर भी आप लेने देने को एक चीज कह सकते हो कि उनका एक ऑब्जेक्टिव है, पड़ोसी है, उनको वहां पे रिजीम चेंज करना है, उनको अपना ग्रेट जनरल बनाना है। अमेरिका को क्या करना है वहां, ये बताओ। जो अमेरिका रिजीम चेंज करना चाह रहा था वो नहीं हुआ। जिस तरीके से इराक के तेल भंडारों पर कब्जा है, उनके पैसे सारे अमेरिका में जमा होते हैं न्यूयॉर्क में, वो यहां संभव नहीं है। तो फिर अमेरिका को क्या मिला? और हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए। यूएस कांग्रेस से वो अप्रूव नहीं हो रहा खर्चा। अब कहां जाए? तो कुल मिलाकर के जो ये धर्म संकट है, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है ट्रंप की बददिमागी का, प्लस कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट रखने की कीमत अमेरिका चुका रहा है। ही इज ए कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट, कंप्लीटली ब्लैकमेल्ड बाय नेतन्याहू। रीजन वही एप्स्टीन, डायलॉग फिर वही। एप्स्टीन जितना जीते जी खतरनाक था मानवता के लिए, मरने के बाद उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये आज पूरे युद्ध की स्थिति है। जब 28वें दिन आप बात कर रहे हो, ना अमेरिका को कोई जगह मिल रही है, ना ईरान अपने इजराइल को जगह मिल रही है। और ईरान सीना तान करके, आपको पता है क्या चुनौती दी उन्होंने? कि यार अमेरिका वालों आ जाओ, ट्वीट भेजा है मैंने, दिखा दीजिएगा। ट्वीट में कहते हैं कि आ जाओ जरा, हम इंतजार कर रहे हैं आपका, 10 लाख लोग हैं, आओ तुम। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वारफेयर। भाई सरकार भेजेगी अमेरिका की, तो उनको तो जाना पड़ेगा बेचारों को। और उससे पहले दिमाग में ये भूत हो जाए कि 1:1000 की रेशियो है, कहां 10,000 और कहीं कहां 10 लाख। क्या मुकाबला करोगे आप? वो सिर पे कफन बांध के घूम रहे हैं। ईरानियों के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं। तो वैसी परिस्थिति के अंदर आज की तारीख में ईरान सब कुछ तहस नहस होने के बाद भी विन विन पोजीशन में खड़ा है। जहां तक मिलिट्री पैरेलल्स की बात है कि दे हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग, दे हैव एवरीथिंग टू गेन, और इजराइल एंड अमेरिका हैज एवरीथिंग टू लूज। यहां पे खड़ा है आज। मानवता के लिए संकट, खतरा एप्स्टीन से ज्यादा एप्स्टीन के चेले, जो एप्स्टीन की फिल्म के कलाकार हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस समय विराजमान, वो ज्यादा बड़े खतरे हैं। और धर्म संकट की बात आप कर रहे हो, इजराइल के धर्म संकट, इजराइल का धर्म संकट समझने के लिए आप नेतन्याहू की धर्म पत्नी को सुन लीजिए, उसी में सब समझ में आ जाएगा। जरा सुनवा दीजिए, धर्म संकट धर्म पत्नी से सुनिए, सुनाइए जरा नेतन्याहू की पत्नी को। My children have suffered shaming and violence simply because they are the children of the Prime Minister. We must condemn personal attacks on children in any setting. My children have suffered shaming and violence simply because they are the children of the Prime Minister. We must condemn personal attacks on children in any setting. बस बताइए, सिर्फ इसलिए सेमिंग और वायलेंस का शिकार बनना पड़ रहा है इनकी जो है सारा नेतन्याहू के बच्चों को, क्योंकि वो नेतन्याहू के, बेंजामिन नेतन्याहू के बच्चे हैं। सिर्फ इसलिए, मतलब इजराइल में और क्या, ईरान में तो सेमिंग हो नहीं रही है ना। ईरान में नहीं सेमिंग उनके साथ हो रही होगी, उनके साथ तो इजराइल में हो रही होगी मेरे ख्याल से। तो यही अर्जित किया है। आगे जरा मेयर साहब को सुनवाइए, मेयर साहब को सुनवाइए। למה שמים אזרח בחזית בלי מגן? זה המינימום, זה דת המדינה לאזרח. לספק לנו ביטחון. כשלתם. יש לי ילדה בת 2 בת 5 שצריך להוציא אותה לפעילות 2 במקלט, שאני מתפלל כל פעם בדרך הזאת. וככה התושבים שלנו חיים. מישהו מכם יודע מה זה ב0 שניות טיל? עם ילדים בבית, עם נכים, עם מוגבלים, עם קשישים.
מצפים שהבחור משבוע שעבר שחטפתי בקומה השלישית לגיל 80? चलिए, समझ में दर्शकों को आया नहीं होगा वो भाषा। हेमंत भाई, ये क्या बोल रहा है मेयर, जरा बताइए। ये इजराइल के सीमावर्ती कस्बे के मेयर हैं और इन्होंने जो कोट किया है वो कोट अनकोट है। हम तबाह हो चुके हैं, हम हफ्तों से आश्रय स्थलों में रह रहे हैं, इस समय हम भी क्यों कष्ट भोग रहे हैं, हमारा हमारे बच्चों का क्या कसूर है, हम तो ईश्वर के चुने हुए लोग थे, 3000 साल पहले जो हमसे वादा किया गया था उसका क्या हुआ, हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, जिम्मेदारी किसकी है। इस कस्बे से आज सुबह का ये जो है, इससे अब तक 20,000 लोग पलायन कर चुके हैं, इजराइल छोड़ के चले गए, सीमावर्ती एरिया है ये। तो ये वहां का मेयर जो है, ये गुस्से के अंदर भरी बैठक के अंदर ये बात कैमरे पे कह रहा है, उस देश के अंदर जहां पर मिलिट्री सेंसरशिप लागू है। ठीक, जो देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जिसके लिए आपके जो डंकापति वहां की संसद में खड़े होकर के क्या करके आए थे कि हम सदा के लिए इनके साथ हैं। एक वाक्य बोला था, पूरे देश में जबरदस्त वायरल हो रखा है वो। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, पिछले साल जून में भी देखा था आपने, देखा था ना, G7 से भाग के आया था ट्रंप रातों रात, और फिर B2 बम्बर्स भेजे थे और वो अटैक किया था, तब युद्ध कॉल ऑफ हुआ था, पसीने छुड़ा दिए थे तब। और ये युद्ध, मैं आपको पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूं, ये युद्ध किसी का और क्या बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा छोड़ दीजिए, ये इस नक्शे पर इजराइल बचेगा या नहीं बचेगा, ये एक सबसे बड़ी चिंता आज के दौर में परिस्थितियां पैदा कर रही है। इसी की युद्ध है। मैं आपको बीच में रोक के एक हेडलाइन दिखाता हूं, सबसे ताकतवर देश, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा दोस्त है ना। जब देखिएगा, ये पाकिस्तान की खबर, मैं पाकिस्तान से जुड़ी खबर दिखा रहा हूं। जब दुनिया, मतलब एक साथ दुनिया में पूरे ग्लोब को देखना हो तो पाकिस्तान को हम कैसे नहीं देखेंगे, हमारा ही हिस्सा निकला हुआ है। लाइए जरा हेडलाइन दिखाइए, हेडलाइन दिखाइए। हमें कतर मत समझना, बहुत बुरा मारेंगे, पाकिस्तान हुआ एक्टिव, इजराइल को धमकाया। ये खाली लाइन पढ़िएगा जरा। अब जयशंकर से नहीं पूछना इसमें कि क्या है, वो दलाल है, वो दलाल है, वो मार सकता है, हम नहीं मारेंगे, हम दलाल नहीं है। हम नहीं मारेंगे, हमको कोई कुछ भी कह ले हम नहीं मारेंगे, हम दलाल नहीं है, वो दलाल है, इसलिए मारने कह रहा है। क्या बोला है हेमंत भाई, वो लाइन पढ़िए। हमें कतर मत, इजराइल को बोला है कि हमें कतर मत समझना, बहुत बुरा मारेंगे। हेडलाइन एक नहीं, मतलब इस समय तो 1000 जगह लगी हुई, अंग्रेजी से हिंदी तक। वो इसलिए है उनकी किस बात को बोला? एम्बेसी के उस कंपाउंड तेहरान में पाकिस्तान, दरअसल ये लोग कतर में कुछ कर चुके हैं, खुराफात ये लोग। यहां तक कि एक बार तो मध्यस्थ को मार दिया था, मध्यस्थ को मार दिया था, जो मीडिएटर था, वार्ताकार था, उसको मार दिया था। ये इजराइल के पाप इतने हैं कि घड़ा, आप समझ लो, फूट नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। अब या हो सकता है फूटने का वक्त आ गया हो। मीडिएटर को मार दिया था। अब तेहरान में जो दूतावास है पाकिस्तान का, उसके पास अटैक की खबर आई। अटैक की खबर आई तो क्या बोला, क्या कतर मत समझ लेना, कतर मीडिएशन का अड्डा है, वहीं पर ऐसी घटनाएं अंजाम दी गई। क्या बहुत बुरा मारेंगे। अब सोच लीजिए, सर्वशक्तिमान इजराइल के लिए ये भाषा देख लीजिए, इतने पे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आओ ना, हम तो कहते हैं कि चलो पाकिस्तान को मिटा दो नक्शे से, इसी बात पे हमारा भी काम कुछ हो जाएगा, हम लोग का भी कुछ काम भला हो जाएगा। भारत से इतनी पुरानी दोस्ती, इतनी अच्छी दोस्ती है नेतन्याहू की, एक साथ भारत का भी भला कर दो, अपना भी। तुम्हें कह रहा है कि हम बहुत बुरा मारेंगे, तो चलो पाकिस्तान को ही निपटा दो नक्शे से, 2 आदमी का भला होगा, नरेंद्र मोदी और भारत के लोग भी तुम्हारा एहसान मानेंगे। है क्या लैंग्वेज देखिए पाकिस्तान की, और सांस नहीं आ रही है सर्वशक्तिमान को। एक मोर्चा और नहीं खोलना चाहते वो, उनको पता है कि यहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। और ये हुआ क्या कि इनकी एम्बेसी के आसपास वो जो ड्रोन और मिसाइलें चलते हैं, उसका कुछ वो गिर गया था। उसके बाद इन्होंने पूरा ऑफेंसिव पोस्चर लेते हुए, जैसे लाल आंख करते हैं ना, अपने वाला एक लाल आंख दिखाता था पहले, आजकल नहीं दिखाता, तो उन्होंने लाल आंखें कर ली। जुगाड़ उनका भी उतना ही है, लेकिन एक ऑफेंसिव पोस्चरिंग की जरूरत है, क्योंकि मुस्लिमों की दुकान का बड़ा वो बनना है इनको पूरे एरिया के अंदर। जो बीइंग ए न्यूक्लियर पावर, अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो उसका फायदा उठाने की कहीं ना कहीं अपनी पोजीशनिंग करने के चक्कर में पाकिस्तान है इस पूरे मामले में। केवल इतनी सी कहानी है, लेकिन उसका ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। एक तरफ तो आप हो, आप उनकी संसद में जाकर के क्या क्या बोल के,
एक तरफ वो जो उनको हेड ऑन लेने की बात कर रहे हैं। यही एक अंतर है लीडरशिप के उसका, कि कौन क्या करता है, किस वक्त के अंदर क्या फैसले लेता है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल, ये भले आप कह रहे हैं कि पोजिशनिंग है, पोजिशनिंग हमारे यहाँ की भी, हमारे यहाँ कोई रोका है क्या कि आप पूछिए आपकी पोजिशनिंग नहीं होगी? हमारे यहाँ कभी इसी अंदाज में अमेरिका को अरे छोड़ो आप कि बहुत बुरा मारेंगे, गिरा देंगे, पटक देंगे, ये नहीं कहना है। इतना कहना है कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप, हम आपके कहने से तेल खरीदना और बेचना बंद नहीं करेंगे, हम आपके हिसाब से तेल की खरीद नहीं तय करेंगे, इतना कहना है। हम मारना कूटना पीटने की बात ही नहीं करनी थी। उतनी सी पोजिशनिंग तो हमारा वाला नहीं ले पाया, उतनी सी पोजिशनिंग नहीं ले पाया। तो आज हरदीप पुरी बैठा, तो अब कैसे लेगा? जिसका पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी हो, तो फिर कैसे क्या करेगा बताइए आप? जिसका विदेश मंत्री लेदर की आंखों वाला हो, उसका क्या करेगा कोई? बताइए। आपकी तो टीम इतनी अद्भुत है, यूएस वाज इन अमेरिका, जिसके सवालों के जवाब ये होते हैं। तो सारे के सारे परम अहंकारी और कहीं ना कहीं टेंटेड हैं। उसका खामियाजा देश भुगत रहा है, और आने वाले समय में और देखेंगे आप जिस तरह की परिस्थिति है। चलिए इजाजत दीजिए हमें, हम तो चाह रहे हैं कि इजराइल जो है ये पाकिस्तान की धमकी गंभीरता से ले, भारत को एक जो है बगल में आतंकिस्तान बैठा उससे मुक्ति दे। लेकिन जैसे दोस्त दोस्त ही होता है ना, और दोस्ती कैसे होती है जब एक ही टाइप के सब लफाज इकट्ठा होते हैं। सब वो सब धुरंधर 1 धुरंधर 2 होते हैं, आदित्य धर वाले। ये सब आदित्य धर के धुरंधर 1 धुरंधर 2 हैं, धुरंधर 3। ये अभी धुरंधर 3 आने वाली है जून में। धुरंधर 1 धुरंधर 2 धुरंधर 3 आप गिन लीजिए उंगली पे, 3 ही धुरंधर हैं इस समय दुनिया में। और वो आदित्य धर बहुत होशियार आदमी है, इसीलिए 3 तक बना रहा है। 3 धुरंधर हैं, आप उंगली पे गिन लीजिए। कोई बताना थोड़ा है, नाम बताने का मतलब है कि हमारे देश के लोग समझदार नहीं है। तीनों धुरंधर, और तीनों को पहचाना है आदित्य धर। 3 धुरंधर, तीनों को पहचाना आदित्य धर। चलिए इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।